हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। कल हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल का जनरल ओवरव्यू लिया। हम समझे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अगर आसान भाषा में कहना हो तो ये एक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। इनका हमने ऑर्गेनाइजेशन समझा, बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे समझा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस समझा। आज हम स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये सेमी फ्लूइड नेचर में होता है। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कॉमन होता है, दोनों में पाया जाएगा। यूकैरियोट्स में भी होगा और प्रोकैरियोट्स में भी होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं। चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों के लिए सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और ये सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब केमिकल रिएक्शंस जो भी इनके मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है इन सेलुलर एक्टिविटीज़ का होना? ताकि सेल लिविंग स्टेट में रहे। जिंदा रखने के लिए, सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ये सेलुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप साइटोप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें समझ में आ गया होगा। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा। इन्हीं साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड होती हैं। ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है और मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है। मेम्ब्रेन लेस मतलब कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि इनके पास एक मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होगी। अच्छा, हमने अभी कल पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो इतना हमें समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती हैं प्रोकैरियोट्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होंगी वो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जब हम ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम यहीं पे नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बेसिस पे ऑर्गेनेलीज देख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन होंगी, एक सिंगल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होती है। वो ऑर्गेनेलीज क्या होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होगा, एक ही मेम्ब्रेन होगा। और अगर डबल मेम्ब्रेन की बात करें जिनमें दो मेम्ब्रेन्स होंगे, वो ऑर्गेनेलीज होंगी माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है मतलब कि मेम्ब्रेन है, जिसका मतलब कि ये सभी ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होंगी आपकी राइबोसोम। बेसल बॉडीज आती हैं, सेंट्रियोल आता है, न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियोलस आता है, एंड इंक्लूजन बॉडीज आते हैं। ये आपको याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप यहीं पे याद कर लें कि सिंगल मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेलीज क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज क्या है और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज क्या है। ये ऑर्गेनेलीज का एक जनरल ओवरव्यू है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना, और प्रोकैरियोट्स में जो जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में समझने के लिए हमें याद करना होगा कि हमने प्रोकैरियोट के डीएनए के बारे में पढ़ा था कि इनके पास जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड। करेक्ट। इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर डीएनए या फिर क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम बियरिंग होता है, या फिर जीनोमिक डीएनए क्योंकि जीनोम कैरी करता है। तीनों टर्म्स इसके लिए सही है। ये डीएनए हो गया। डीएनए के अलावा, अगर डीएनए के अलावा, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा कोई जीनोम कैरिंग, एक्स्ट्रा जीनोम कैरिंग मटेरियल प्रेजेंट है तो वो होता है प्लाज्मिड। इसीलिए प्लाज्मिड को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम प्लाज्मिड के लिए लिखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, मतलब कि न्यूक्लियर डीएनए के बाद जो एक्स्ट्रा वाला है वो हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। ये तीनों टर्म्स हम यूज करेंगे प्लाज्मिड के लिए, क्योंकि डीएनए के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो है प्लाज्मिड। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मिड का? ये स्मॉल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। इनकी सबसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? बायोटेक्नोलॉजी जब आप आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप प्लाज्मिड पढ़ेंगे। तो वो प्लाज्मिड को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिखाते हैं। दिस जीन जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। फिनोटिपिक मतलब क्या है? जो सिर्फ विजुअली दिखे, जो सिर्फ विजिबल हो, जो सिर्फ देखने में आए। फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा? इससे क्या हेल्प मिलेगी कि बैक्टीरिया का जो फिजिकल अपीयरेंस है इन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया वो हमें देखने को मिलेगा। ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन इन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया। इसीलिए इसको जीनोम एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मिड को। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ये बैक्टीरियाज का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है। बैक्टीरियाज के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डीएनए है उसके अलावा जो प्रेजेंट है वो होता है प्लाज्मिड। तो अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये हम आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। आई होप प्लाज्मिड क्लियर होगा कि प्लाज्मिड क्या है। ये हमारे पास सेल है, उसमें हमारे पास ये डीएनए है उसका, और डीएनए के अलावा जो चीज़ प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास है प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड पे एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आई होप दिस इज क्लियर कि प्लाज्मिड क्या है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 2 नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सबसे पहले तो इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक, ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा हमको सस्पेंडेड, मेम्ब्रेनलेस है, हमने पढ़ा अभी ऊपर यहाँ पर मेम्ब्रेनलेस में इंक्लूजन बॉडीज को। इंक्लूजन बॉडी इज मेम्ब्रेनलेस। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज। इसका काम होता है स्टोरेज। ये रिजर्व मटेरियल जो होता है सेल का, उसको ये स्टोर करता है, स्टोर्स रिजर्व मटेरियल। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? किस फॉर्म में स्टोर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में ये स्टोर करता है इंक्लूजन बॉडीज? क्या क्या इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, किस फॉर्म में स्टोर करती हैं, किस चीज़ को स्टोर करती हैं? जैसे कि है हमारे पास फॉस्फेट ग्रैन्यूल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फॉस्फेट स्टोर करते हैं। दूसरा है हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, क्या स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल क्या स्टोर करेंगे? इस पे नाम से नहीं क्लियर हो रहा, ये प्रोटीन स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल में क्या होता है? एयर फिल्ड होता है, एयर स्टोर करते हैं। क्योंकि ये एयर स्टोर करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ये बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे। बॉयंसी मतलब फ्लोटिंग, द सेल विल फ्लोट, जो तैरेगा पानी के ऊपर या किसी मीडियम के ऊपर, फ्लूइड मीडियम के ऊपर जो फ्लोट करेगा, बॉयंसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? बॉयंसी। ये गैस वैक्यूल की वजह से आएगी। गैस वैक्यूल किस में पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल आपके पाए जाएंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो गैस वैक्यूल के का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये एयर स्टोर कर रहा है, विच मीन्स कि ये बॉयंसी देगा, फ्लोट करेगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक गैस वैक्यूल का किस में पाया जाएगा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। आई होप इंक्लूजन बॉडीज़ भी क्लियर होगा हमको। आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेल एनवलप। एनवलप मतलब क्या होता है? लिफाफा। एनवलप मतलब होता है लिफाफा, मतलब किसी चीज़ को रैप कर देना, किसी चीज़ के अंदर, लिफाफे के अंदर रख देना। मतलब कि जो सेल है वो किस चीज़ से एनवलप्ड है, किस चीज़ के अंदर रखी हुई है। एक लेयर होगी जो सेल को अपने अंदर रखी होगी, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सेल एनवलप के 3 लेयर्स होते हैं, हम जो प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आई गेस कर लिया होगा कि सेल वॉल होगी। सेल वॉल के अंदर क्या होता है?
सेल मेम्ब्रेन होती है, और उस सेल वॉल के आउटर भी एक लेयर होती है जिसको कि कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। हमें ये तीनों लेयर्स पढ़नी है। ये आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, और इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। यही तीनों मिलके बनाते हैं सेल एनवलप। ये 3 लेयर्ड होता है, जैसे ये में दिख रहा है 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्ड होता है। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉम्पोजिशन। दे आर टाइटली अटैच्ड, पास एकदम जुड़े होते हैं, एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं। और इनका ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट बन जाते हैं सेल की। सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। टुगेदर दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, प्रोटेक्शन देते हैं सेल को। सेल के बाहर ये तीनों लेयर्स सेल को, सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन आएगा कि ये बना किस चीज़ से है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन होता है पॉलीसैकेराइड। इसका 2 लेयर्स होते हैं, सॉरी ये 2 टाइप का होता है। 2 लेयर्स, माई टंग स्लिप समटाइम्स, तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ तुरंत ही, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेगा कोई। फर्स्ट इज कैप्सूल एंड अदर इज स्लाइम लेयर। जब ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है तो ये हार्ड होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कैप्सूल मतलब हार्ड कवरिंग, हार्ड होगा, टफ होगा। और जब ये स्लाइम लेयर होता है तो स्लाइमी मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लूज होता है, सॉफ्ट होगा और लूज होगा। ग्लाइकोकैलिक्स के प्रेजेंस से एक कैरेक्टर जो बैक्टीरियाज में आता है वो है स्टिकी कैरेक्टर। ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ही उनके अंदर एक स्टिकी कैरेक्टर आता है, वो चिपक सकते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर मोस्ट लेयर, इसका कॉम्पोजिशन होता है पॉलीसैकेराइड का। ये कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है या स्लाइम लेयर फॉर्म में हो सकता है। कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट है तो हार्ड होगा, टफ होगा। स्लाइम लेयर की तरह है तो सॉफ्ट होगा, लूज होगा। ये स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, आई गेस कॉम्पोजिशन हमने पहले नहीं डिस्कस किया था सेल वॉल का। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब शुगर प्लस अमीनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब होता है शुगर एंड अमीनो एसिड्स, दे कम टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन ये होता है। सेल वॉल का काम होता है शेप मेंटेन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक शेप होल्ड करना सेल की, सेल वॉल ही करता है। रिजिडिटी देता है, रिजिड बना के रखता है, वरना कोलैप्स हो जाएगी सेल। एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, या बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, वरना सेल आपकी या तो एकदम ही श्रिंक हो जाएगी या तो फट जाएगी।
सेल वॉल वही रिजिडिटी देता है सेल्स को कि उनके साथ ना कोलैप्स हो ना बर्स्ट हो। सेल वॉल का ये बेसिक फीचर है, ये हमें आई गेस समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो एक अपने आप में अलग सेपरेट टॉपिक होना चाहिए, बट यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं तो उसको हम इन जनरल पढ़ देंगे। आगे हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आते हैं, सेल मेम्ब्रेन में जब हम आते हैं तो हम कई इसके मॉडल्स पढ़ते हैं, तो उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है लिपिड प्लस प्रोटीन, और इसका नेचर जो होता है वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ सब्सटेंसेस के लिए। ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। आगे हम इसके कई मॉडल्स पढ़ेंगे